नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे अहम खबर की। तो बिहार आज से अनलॉक हो गया। बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया। अनलॉक की शुरुआत आज से हो गई है। शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी आज से। वहीं 50% कर्मचारियों के साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी खुलेंगे। तो देखिए, आज से अनलॉक की शुरुआत हो गई। बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है। अनलॉक की शुरुआत हो गई। शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं 50% कर्मचारियों के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे। वहीं प्राइवेट दफ्तर में भी 50% कर्मचारी पहुंचेंगे। हालांकि शाम 7 बजे के बाद कर्फ्यू रहेगा, नाइट कर्फ्यू। बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया। अनलॉक की शुरुआत आज से हो गई है। शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने का निर्देश जारी किया गया है। पहले दुकानें 2 बजे तक खोल रही थी, वही अब सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे 50% कर्मचारियों के साथ। हालांकि प्राइवेट दफ्तरों को भी मौका दिया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा देखिए, 50% उपस्थिति के साथ सरकारी कार्यालय भी खुलेंगे। निजी ऑफिस यानी प्राइवेट दफ्तर में भी 50% उपस्थिति के साथ दफ्तर को खोला जा सकेगा। ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकते, यानी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। निजी वाहन जो प्राइवेट गाड़ी हैं, उनको चलाने की अनुमति भी दे दी गई है अनलॉक में। अगले सप्ताह तक ये व्यवस्था जो है ऐसे ही जारी रहेगी। पटना में रोज खुलने वाली दुकानों की बात करें तो किराना, सब्जी, फल, अनाज मंडी, पेट्रोल पंप, पीडीएस दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, डेयरी, मीट मछली, तमाम दुकानें खुलेंगी। देखिए, शादी ब्याह में 20 की संख्या का आदेश जारी किया गया है। निजी वाहन और पैदल चलने वालों को छूट जो है वो मिली है। सरकारी दफ्तर जो है 50% कर्मचारियों के साथ शाम 4 बजे तक के लिए खुलेंगे। निजी ऑफिस भी खुलने वाले हैं 50% कर्मचारी के साथ, शाम 4 बजे तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालय में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित है, यानी बाहरी व्यक्ति कोई भी नहीं जा सकता है। दुकान जो है अल्टरनेट डे शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे। किस दिन कौन दुकान खुलेंगी, ये जिले के डीएम तय करेंगे। सार्वजनिक वाहनों में 50% लोग ही सफर कर सकेंगे। कोचिंग, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई हो पाएगी। पटना में रोज खुलने वाली दुकानों की बात कर लें तो किराना, सब्जी, फल, अनाज मंडी, पेट्रोल पंप, पीडीएस दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, डेयरी, मीट मछली, ये वो दुकानें हैं जो हर दिन खुल सकती हैं। और देखिए, पटना में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानों की बात करें, कपड़े, सोना चांदी, बर्तन, पार्ट्स, ड्राई क्लीनर, जूता, चप्पल, निर्माण सामग्री, बालू, गिट्टी और सीमेंट की दुकानें जो हैं, ये मंगलवार, गुरुवार को खुलेंगी और शनिवार को। और अब बांका में हुए धमाके की बात करते हैं। बांका में एक मदरसे में ब्लास्ट हुआ और मदरसे की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। धमाके में इमाम की भी मौत हो गई। ब्लास्ट के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल एफएसएल की टीम जांच कर रही है और पुलिस को रिपोर्ट का इंतजार है। बांका के नवटोलिया में आम दिनों की तरह सुबह में लोग अपने घरों के काम में लगे थे कि तभी करीब 8 बजे बम धमाके की तेज आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। बम धमाका नूरी मस्जिद स्थित मदरसा में हुआ था। धमाका इतना तेज था कि मदरसे की छत जमींदोज हो गई और पूरा मदरसा धराशायी हो गया। ग्रामीणों की बात मानी जाए तो यहाँ पे सुबह 8 बजे के आसपास काफी भयंकर विस्फोट हुआ है और धुआं और काला आसमान हो गया था और मदरसा पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। वहीं धमाके के बाद मदरसा और मस्जिद से जुड़े लोग और गांव के पुरुष फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर बांका एसपी दल बल के साथ पहुंचे
और घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं एसपी ने भी माना कि ब्लास्ट जोरदार था। हालांकि किन वजहों से ब्लास्ट हुआ, इसके बारे में कुछ भी बोलने से बचते दिखे। छत गिरा हुआ है, बाहर से बंद था दरवाजा। इसका ब्लास्ट कैसे हुआ ये भी हम लोग नहीं कर सकते। एफएसएल की टीम हमारी आ रही है, एफएसएल की टीम के जांच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। घटना के बाद एफएसएल की टीम भी पहुंची और जांच के लिए सैंपल इकट्ठा किया। एफएसएल ने धमाके के बाद मलबे से बारूद बरामद किया है। साथ ही धमाके में तबाह हुए बड़े बड़े कंटेनर भी बरामद किए हैं। सैंपल कलेक्ट हुआ है, उसमें थोड़ा सा बारूद का स्मेल वगैरह आ रहा है। तो प्रॉपर जब फाइनल टेस्ट होगा उसके बाद एक्चुअल में केमिकल आएगा कि क्या है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि धमाके में 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए भागलपुर या बाहर ले जाया गया। जख्मी लोगों में शामिल मदरसा के इमाम की मौत हो गई। यह भी बताया जा रहा है कि 1 साल पहले भी नबटोलिया और मजलिसपुर के बीच बालू के अवैध खनन और उसके परिवहन को लेकर जबरदस्त भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें 100 से अधिक बम ब्लास्ट और गोलीबारी हुई थी। गांव में मौजूद महिलाओं के मुताबिक किसी ने दुश्मनी में मदरसे में बम रख दिया होगा, जिससे ब्लास्ट हुआ। सुबह के वक्त हम लोग खाना बनाते हैं, उसके बाद 8 बजे के करीब आवाज हुआ, उसके बाद धुआं हो गया, बहुत जोर से आवाज हुआ। सुनिए, अब हम लोग का मदरसा 2 महीने से बंद है। अब दुश्मनी से कौन क्या रख दिया हम लोग तो देखे नहीं ना सर। बम ब्लास्ट के पीछे का पूरा सच जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमुई पुलिस ने दलित परिवार की नाबालिग लड़की को अगवा कर जबरन निकाह और धर्मांतरण के आरोपी पप्पू खान को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ ने बताया कि पप्पू खान को उसके घर से पकड़ा गया। लड़की के घर वालों ने पप्पू खान पर अगवा कर जबरन शादी करने का आरोप लगाया था। बाद में पुलिस ने लड़की को कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराया और अब आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मैं इस कांड के जो नामजद अभियुक्त पप्पू खान है, अभी वो न्यायिक हिरासत में आए हैं, उनको भेजा गया है। अभी तक क्या बातें आई हैं सामने इसमें? लड़की ने जो पीड़िता ने जो अपना 164 का बयान माननीय न्यायालय के समक्ष दिया था, उसके अकॉर्डिंगली तो उनका कहना था कि वो अपनी मर्जी से ही उनके साथ गए थे। और चूंकि लड़की शादीशुदा थी, वो ससुराल छोड़कर आई हैं अपने प्रेमी के पास। लेकिन इस लड़की का जो आधार कार्ड है और स्कूल सर्टिफिकेट जो हम लोग के पास उपलब्ध है, उससे वो नाबालिग होती हैं। तो उस दृष्टिकोण से यह शादी जो है प्रश्नगत है और उसी के आरोप में इनके विरुद्ध पप्पू खान के विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। समस्तीपुर में रोसड़ा थाना के सब इंस्पेक्टर शिव नारायण सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी ने यह कार्रवाई की है। शिव नारायण सिंह पर एक बाइक को छोड़ने के बदले 25,000 रुपए की डिमांड की गई थी, यह आरोप लगा है। काफी मान मनोबल के बाद सौदा 10,000 में तय हुआ। एसपी के पास जब शिकायत पहुंची तो जांच के दौरान रिश्वत के खेल का वीडियो बनाया गया और यह कार्रवाई की गई। ठीक है, प्रणाम सर। एक हम लोगों को किसी ने संपर्क किया था, थाना के एक पदाधिकारी हैं श्री नारायण सिंह करके। तो एक दारू वाले केस में एक अभियुक्त का मोटरसाइकिल लेकर आए थे और उसके बाद उसको रिलीज करने के लिए जो पार्टी था उसे पैसा मांग रहे थे। तो पार्टी ने हम लोगों से संपर्क किया, तो हम लोगों ने उनको बोला कि आप इस चीज़ को रिकॉर्ड कीजिए। पार्टी ने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद जब वो कन्फर्म हो गया कि पैसा का डिमांड हो रहा है इस पार्टी से, तो फिर हम लोगों ने एक आदमी भिजवा के, जो कि सिविल कपड़ों में था, वीडियो बनाया गया इस पूरे प्रकरण का। उस वीडियो में सारी चीज स्पष्ट हुई। जयपुर के पुलिस अधीक्षक श्री मानवजीत सिंह ढिल्लो साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार आज उन्होंने रोसड़ा थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर शिव नारायण सिंह के करतूतों के ऊपर FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की है, इससे आम जनता में पुलिस पर विश्वास बढ़ा है।
इधर बेगूसराय में अपराधियों ने सीएसपी संचालक संजीव कुमार राय को गोली मारकर उनसे लाखों रुपए लूट लिए। घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर बाजार की है। सुनील कुमार राय बीरपुर में सीएसपी चलाते हैं। वो बैंक से रुपए निकालकर लौट रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने रुपए छीन लिए और विरोध करने पर उनको गोली मार दी। संजीव राय की हालत फिलहाल गंभीर है। उनका इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है। ऐसे ग्राहक सेवा केंद्र बिल्कुल चला रहे हैं। बेगूसराय से पैसा निकाल कर जा रहे थे, उसी कारण लक्ष्मीपुर में एक बैंक है, बैंक के सामने गोली मार कर पैसे लेकर। दरभंगा पुलिस ने डीएमसीएच के कर्मचारी से लूट के मामले का खुलासा करते हुए 3 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। कोड़ा गैंग ने वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में एक अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा अभी भी फरार है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से अपराधियों की पहचान की और कटिहार से उसे गिरफ्तार भी किया गया। पास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो कुछ संदिग्ध लोगों की पहचान हुई और अपराध की शैली के हिसाब से हम लोगों ने पता लगाया कि ये इस तरह के अपराध कोड़ा गैंग के जो लोग हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अमित कुमार ने काफ़ी सराहनीय काम किया है, जो इतनी तेज़ी से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करके और कटिहार जिला में जाके उनकी पहचान स्थापित कर ली, जिसकी वजह से इस केस का जल्दी उद्भेदन हुआ और लूट की राशि भी बरामद हो गई। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में कर्मचारियों की संवेदनहीनता दिखी, जहां एक व्यक्ति की मौत के बाद काफी देर तक शव अस्पताल में ही पड़ा रहा। परिवार में सिर्फ पत्नी और 3 बच्चे हैं। सभी घंटों अस्पताल परिसर में ही बैठे रहे। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ना तो कोई शव को कंधा देने वाला था और न ही दाह संस्कार में मदद करने वाला। बाद में एक स्वयंसेवी संस्था और एबीवीपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और मृतक का अंतिम संस्कार कराया। इधर पटना में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह की शुरुआत जोरदार बारिश से हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम के खुशनुमा होने से लोग भी बेहद खुश दिखाई दिए। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग में बहाली के नाम पर घूस मांगने का एक मामला सामने आया है। नर्सिंग स्टाफ के पद पर आवेदन करने वाली प्रेरणा प्रियदर्शनी ने डीएम से शिकायत की है। अभ्यर्थी ने वकील पंकज कुमार के जरिए सिविल सर्जन कार्यालय में बहाली के नाम पर पैसा मांगे जाने की शिकायत की। ऑडियो में डाटा ऑपरेटर धर्मेंद्र ने नर्सिंग अभ्यर्थी से जॉब के लिए 30,000 रुपए घूस की मांग कर की। ऑडियो वायरल होने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। हाई लेवल कमेटी ने जांच भी शुरू कर दी है। हेलो। हाँ धर्मेंद्र बोले। हाँ जी बोलिए ना। गुड मॉर्निंग। पेमेंट मांग रहा था, ठीक है। कितना पेमेंट मांग रहा था? बोले तो 1 महीना का मांग रहा है, तो 30,000 देना होगा, ठीक है। हाँ पेमेंट देना है, नहीं तो फिर बाद में अपना पैसा लगा के कोई आदमी फंसा लेगा तो फिर करेगा नहीं। सैलरी कितना है? सैलरी कितना? 2,000 पर डे 2,000 है। लेट दे रहा है सैलरी के टाइम पे दे रहा है? 1 महीना सब होगा तभी ना पेमेंट मिलेगा, वो ट्रेजरी से मिलेगा। देखिए हम दे तो देंगे, लेकिन हाँ मेरा ये जॉब हमको फिक्स चाहिए। ये नहीं कि पैसा ले लिया फिर नहीं हुआ, क्योंकि मुजफ्फरपुर में और बिहार में ये सब बहुत आम होता है, ठीक है। घूस ले लेता है और जॉब नहीं होता है। ये तो आपको चिट्ठी मिलेगा, आपको ज्वाइन करना है तो हो जाना है, लेकिन नहीं होना क्या। अब आपको जो लगे से बताइए, हमको उसमें अच्छी नहीं करना है। ठीक है, हम कॉल कर बात करके घर पे आपको कॉल करते हैं आज, ठीक है। अगर नहीं होता है जॉब तो पैसा तो वापस करेगा ना। 3 महीना जीएनएम का जॉब है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अच्छा ठीक। 6 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, तो हम ये है तो ठीक है, एग्री नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। या कि सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर के द्वारा कोविड नियंत्रण कार्यक्रम में जो मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना था, उसके तहत उन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से 1,000 से ऊपर आदमी को बहाल कर दिया। उसमें करोड़ों की उगाही की गई है। जो व्यक्ति पैसा नहीं दिया है उसकी बहाली नहीं हुई है, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई नियम कानून नहीं, और बहाल कर दिया। उसमें खुद मैं उदाहरण हूँ कि मेरी पत्नी का बहाली सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में किया गया था।
उसके बाद जब हमने पैसा नहीं दिया तो मेरी पत्नी को मरबन कर दिया गया। नियुक्ति हुई है, नियुक्ति की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, इसकी शिकायत हम लोग को प्राप्त हुई है। उसी की जांच के क्रम में हम लोग यहाँ आए हुए थे, लेकिन संजोगों सभी सिविल सर्जन यहाँ नहीं है ऑफिस में, क्षेत्र भ्रमण में निकले हुए हैं। जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट है वो भी नहीं है, यहाँ नहीं है, इसलिए जो है हम लोग अभी जांच नहीं कर पाए हैं। जो पेपर्स हमको चाहिए उसके लिए हम लोगों ने जो प्रधान सहायक यहाँ के हैं गुणानंद चौधरी जी, उनको हम लोगों ने लिख करके दे दिया है और वो सारा कागज़ हम लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। फिर हम लोग जांच करके देख लेंगे कि क्या गड़बड़ी इसमें हुई है। आप जानते हैं कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा दोनों मामलों को संज्ञान में लिया गया है और दोनों पर टीम गठित हो गई। एंटीजन वाले पे रिपोर्ट अब सबमिट होने की स्थिति में है, जिसकी अध्यक्षता अपर समाहर्ता महोदय कर रहे हैं और इसकी अध्यक्षता हमारे डीडीसी सर कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा किसी भी सूरत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी। परामर्शी समिति में अध्यक्ष सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। पंचायत के मुखिया अब पंचायत स्तरीय परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे। जिला परिषद परामर्श समिति के अध्यक्ष जिला पार्षद होंगे। वहीं प्रमुख पंचायत समिति परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे। पटना बेटा एलिवेटेड रोड के लिए 456 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। वहीं कोरोना से मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। आयुष डॉक्टरों को जल्द नियुक्ति मिलेगी। आयुष चिकित्सक नियमावली 2021 को हरी झंडी मिल गई है। दंगा निरोधी गाड़ियां खरीदने के लिए 36 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए गए हैं। ये तमाम फैसले हैं जिन पर नीतीश कैबिनेट में मुहर लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और पूरी कैबिनेट के सहयोग से ये सहमति बनी कि जो अभी जो भंग जब जिस तारीख को 16 को जब भंग होगा उस दिन जो मुखिया होंगे उसको हम परामर्शी समिति के पंचायत के अध्यक्ष बनाएंगे और जो उप मुखिया होगा उसको हम उपाध्यक्ष बनाएंगे और जो हमारे तमाम वार्ड सदस्य हैं वो उसके सदस्य होंगे और जो पंचायत सचिव है वो उसके सचिव होंगे। तो पंचायतों में जो काम है वो किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा। वो सारा अधिकार उनको होगा, वित्तीय से लेकर तमाम जो सामाजिक कार्य है, तमाम जो उनको सुविधा देनी है सरकार की तरफ से, वो सब मिलता रहेगा। पशु तस्करी के शक में शेखपुरा में लोगों ने गाय से लदे एक ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रक में 27 गाय थी जिन्हें स्थानीय गौशाला में रखा गया था। पूछताछ पर ड्राइवर ने बताया कि गायों को कैमूर से पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। पुलिस ने कागजात पेश करने को कहा, जिसके नहीं होने की स्थिति में ये कार्रवाई की गई। भागलपुर के सबौर में प्रेम प्रसंग में एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। लड़की का गांव का एक व्यक्ति चंदन तांती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मामला पंचायत तक पहुंचा और सुलहनामा में तय हुआ कि चंदन शादीशुदा होने के बावजूद लड़की को अपने साथ रखेगा, लेकिन उसके घर वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए और लड़की ने भी शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद चंदन और उसके परिजन लड़की को अगवा कर ले गए और उसकी हत्या कर दी गई। इधर बिहार में कोरोना संक्रमण की दर में तेजी से कमी आ रही है। कल बिहार में कोरोना के 711 नए मरीज मिले, जबकि 1010 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना से ठीक हुए। 24 घंटे में 1,03,046 सैंपल की जांच हुई और अब एक्टिव मरीज की संख्या 7,897 रह गई है। तो वहीं देखिए रिकवरी रेट बेहतर हुआ है। रिकवरी रेट जो है 98.13% तक पहुंच गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।